पहला क्वेश्चन है कि चरक संहिता के अनुसार, इसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन में लिखा है कि चरक संहिता में अष्टविध क्षीर दोष का वर्णन है। नेक्स्ट कथन में लिखा है चरक संहिता में घन क्षीर, उष्ण क्षीर, अल्प क्षीर, आम्ल क्षीर और क्षार क्षीर का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें से छांटना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब अष्टोदय चैप्टर पढ़ रहे थे तब बताया हुआ था। ठीक है, वहाँ उसका वर्णन बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो आपको पता है जैसे अष्टोदय चैप्टर में लिखा हुआ है जो 8 प्रकार के जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, उनको याद करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, 8 यानी पेट। ठीक है, जो उदर के जो रोग हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अगर ऊपर जाएंगे तो स्तन्य के रोग, स्तन्य मतलब क्षीर। ठीक है, क्षीर के रोग जो 8 प्रकार के होते हैं। और नीचे जाएंगे तो मूत्र मार्ग के रोग। तो मूत्र मार्ग में दो चीज़ें, ठीक है, मूत्राघात और दूसरा शुक्र के रोग। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के, इनके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो यही पूछ रहा है वो क्षीर दोष, मतलब स्तन वाले जो हैं क्षीर दोष, स्तन दोष या क्षीर दोष बोल सकते हैं उनको। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब पहला कथन तो सत्य है आपका। ठीक है, दूसरा जो 8 प्रकार है वो कौन से हैं, दूसरी बात में बोल रहा है कि घन क्षीर, उष्ण क्षीर, वो ये प्रकार, ये टाइप नहीं है उसके। उसके प्रकार क्या है, देखो 4 तो आपके इंद्रियों से संबंधित हो गए, 4 या 5। ठीक है, देखो वैवर्ण है, मतलब वैवर्णता किससे दिखेगी, आँख से दिखेगी। ठीक है, गंध किससे दिखेगा आपको, इंद्रियों से, तो गंध आपको महसूस होगा नाक से। ठीक है, बैरस से, रस, रस किससे होता है, जीवा से। ठीक है, तो पिच्छिलता को आप स्पर्श इंद्रिय से महसूस कर सकते हो, रुक्षता को आप स्पर्श इंद्रियों से महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको एक याद रखना, फैन संगात, गौरव और अति स्नेह से। ठीक है, तो पहली बात तो आपको याद रखना, क्षीर के दोष जो है वो इंद्रियों से अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, आँख से देखेंगे तो वैवणता, नाक से देखेंगे तो गंध। ठीक है, जीवा से देखेंगे रसनेन्द्रिय से तो रस व रस से, और हाथ से देखेंगे स्किन, स्किन से देखेंगे या त्वचा इंद्रिय से देखेंगे स्पर्श इंद्रियों से पैच्छल्यता, रोक्षता। बचे अपने पास 8 हैं, तो 5 तो अपने पढ़ लिए, फैन संगात, गौरवम और अति स्नेह। इसका मतलब सेकंड वाला कथन आपका गलत दिया हुआ है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या आएगा, सही ऑप्शन है कि कथन ए तो सत्य है परंतु कथन बी गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन स्टैटिक्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो मैं बता देता हूँ आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो वो जो रिसर्च करते हैं उस रिसर्च का एक सैंपल साइज लेते हैं। सैंपल साइज क्या है कि उसमें पार्टिसिपेट होने वाले जो पार्टिसिपेंट है उनको हम सैंपल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई रिसर्च करना है और रिसर्च में डायबिटीज़ पर रिसर्च करना है, और उस डायबिटीज़ पर रिसर्च करेंगे तो हमें डायबिटीज़ के पेशेंट चाहिएंगे। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में मान लीजिए आपने अपने रिसर्च में 50 लिए, तो 50 आपका क्या हो गया, सैंपल साइज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब सैंपल क्या है, वह यूनिट है जो अपने पार्टिसिपेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके आगे जो टर्म लिखा है नॉन प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, सैम्पलिंग जो होती है, जो सैम्पलिंग हम करते हैं वो दो तरह से करते हैं, एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी और दूसरा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे नीचे मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब आप ट्रायल में से अपना पेशेंट चुनोगे, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं प्रमेय पे और आपको कोई सैंपल चाहिए, प्रमेय का कोई पेशेंट चाहिए। ठीक है, प्रमेय का पेशेंट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पेशेंट आ गए, 3 में से एक पेशेंट है जिसको शुगर के साथ बीपी भी है। ठीक है,
तो आप शुगर के साथ बीपी वाले पेशेंटों को तो नहीं उठाओगे, आपको शुगर के पेशेंट लेने। तो उसको पेशेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको ये मेथड अपनाने पड़ते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी चाहिए या प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बस अभी तो आप इतना याद रखें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल क्या हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल क्या हैं। तो देखो, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के उदाहरण है और ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के उदाहरण। बाकी आगे जब बताऊंगा मैं आपको, डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको अच्छे से। देखो, सिस्टेमिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण है, स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण है, क्लस्टर है, ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है, ये कोटा जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जब भी आप सिलेक्शन करोगे तो सबका इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। जो जितने भी सैंपल में पार्टिसिपेंट हैं आपके, सबका चांस क्या होता है लेने का, वो इक्वल होता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांस नहीं होता, बस इतना याद रखिए, ठीक है। देखो, क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो कथन हैं। कथन ए में लिखा है रक्त मोक्षण अपवाहुक में प्रतिबंधित है। सेकंड में लिखा है जब रक्त का अनुबंध हो तो रक्त मोक्षण का प्रयोग करना चाहिए या प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो जैसा देखो, ऊपर वाली लाइन को लिखा है तो ये आपके चिकित्सा स्थान में मेंशन है कि ग्रदसी, बिस्वाची, कोस्टुकशीर्ष, खंज, पांगुल्य, बातकंटक, पाददाह, पादहर्ष, अबबाहुक, बादिर्य, धमनीगत बातरोगेषु यथोक्तम देशम च श्राव्यब्दम कुर्यात् अनियंत्र अबबाहुकात्, ठीक है। ये बोल रहा है कि इन सभी रोगों में श्रावेदन करना चाहिए, किसको छोड़ के, अबबाहु को छोड़ के, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाली जो लाइन है वो सही है, ठीक है। तो बात व्याधि में ऊपर जो मेंशन डिजीज है उन सब में श्रावेदन करना चाहिए, केवल किसको छोड़ के, अबबाहु को छोड़कर, ठीक है। परंतु जब शारीर स्थान पढ़ेंगे आप तो शारीर स्थान में लिखा है एक जगह, दो जगह आया है, बाहु शोष अब बाहु के एक के बदंते अंश अंतरयो, ठीक है। अंश के पास आपको क्या कराना है, रक्त मोक्षण कराना चाहिए अब बाहु में। इसका मतलब क्या है, जो बात व्याधि में जो मेंशन किया है वो बोला है कि अगर अपवाहुक में किसी दूसरे दोष का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको रक्त मोक्षण नहीं कराना चाहिए, ठीक है। परंतु जब अपवाहुक में दूसरे दोष यानी रक्त का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको रक्त मोक्षण कराना चाहिए। इसका मतलब ये कथन आपका दूसरा वाला ये सही है, ठीक है। तो कथन ए व दो दोनों सत्य है, ठीक है। ऊपर वाला ऑप्शन आपका सही आएगा, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखो, आयुष 64 किसने विकसित किया है, ठीक है। तो आयुष 64 स्पेशली किसके लिए बनाया गया था। आयुष 64 आपका मेडिसिन जो है अभी करंट में जो यूज हुआ था वो जनरली कोविड में हुआ था आपके लिए, परंतु ये स्पेशली बनाया किसके लिए गया था, ये आपको मलेरिया के लिए बनाया गया, ठीक है। और ये किसने बनाया है, ये जो अपने आयुर्वेद की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च जो बॉडी है CCRS, इसने बनाया था। इसने और भी मेडिसिन बनाई हुई हैं जो मैं बाद में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है, बता दूंगा आपको। देखो नीचे, भाप प्रकाश के अनुसार तक्र के भेद और अनुपान को उसके प्रभाव से मिलाइए। तो एक तरफ उसका प्रभाव के लिए चीज़ें दे रखी, दूसरा उसके दोष सामकता या डिजीज का वर्णन दे रखा है, ठीक है। देखो ऊपर ये लिखा हुआ, मैंने श्लोक बताया आपको कि बाते अम्लम सस्यते तक्रम सैंधवम सैंधव शुंठी सैंधवम, ठीक है। अगर बात दोष का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको तक्र किसके साथ लेना चाहिए, शुंठी और सैंधव के साथ लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो पित्त का समन क्या करते हैं, मधुर रस करता है, तो स्वादु सिक्ता युक्तम, ठीक है। अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो त्रिकटु, सैब्योसम त्रिकटु मतलब,
ठीक है। हिंगू जीरक घोल सेंधवेन च संयुक्ते भवेदम वातग्न अर्सो अतिसारम और हृदय परम, हृदय रोग, अतिसार, अर्स और ये कंडीशन अगर होंगी तो आपको तक्कर को इन चीज़ों के साथ, हिंगू जीरक के साथ लेना चाहिए। ठीक है। और साथ में ये क्या करता है, रुचि, पुष्टि, बल्यम और बस्ती शूल विनाशनम। ठीक है। आगे लिखा है मूत्र रक्षेतु सगुणम, गुड़ के साथ मूत्र वृक्ष में, और पांडु रोग में चित्रक के साथ लेना चाहिए। ठीक है। तो ये अनुपान बताए हुए हैं प्रकाश में टक्कर के। तो आप देखो एग्जाम्पल में आपसे देखिए, अमल द्रव्य, अमल द्रव्य हमेशा बात का समन करते हैं या बात की चीज़ों के लिए आते हैं। ठीक है। तो अमल, तक्कर, शुंठी, सेंधप ये बताया था हमने सबसे पहले आपको। तो ये किस में जाएगा, बात तक में जाएगी। स्वादु शीत मधुर है, मधुर किस में जाएगा, पित्त वाले में जाएगा। तो ये पित्तहर में जाएगा। टक्कर तिरकटू के साथ बताया था मैंने कफ वाले में, तो ये कफ में चला जाएगा। और ये जो बचा आपका घोल, हींग, जीरा, सेंधप, ये बचे हुए में चला जाएगा अर्स, अतिसार, रुचिकर, पुष्टिकर, बल्लय, बस्ती, शूलहर। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मिलान करो। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि चरक के अनुसार हर्ष पीपली का नाम चय संचार निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है। ठीक है। तो देखो ऐसा लक्षण एक शायद गुलम में भी आता है, परंतु गुलम तो ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे। ये जो लक्षण बताया हुआ है ये बताया आपका मांस आवृत बात का। हर्ष पीपली का नाम चय संचारक एवं मांस के, मांस आवृत बात में जब आप बात व्याधि पढ़ेंगे तभी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका मांस आवृत बात जाएगी। ठीक है। बाकी ये हम पढ़ चुके हैं।